स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पूरा एक्सरसाइज आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। और अगर आप किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन पर जाना चाहते हो तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प्स दे दूंगा। आप डायरेक्टली अगर किसी क्वेश्चन को देखना चाहते हो तो वहां से आप जा करके अप्रोच कर सकते हो, राइट। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट वीडियो अपलोड किया था आप लोगों के लिए, और उसी वीडियो पे जो भी चीज़ें हमने सीखी थी उसी पर बेस्ड रही है एक्सरसाइज 8.1। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं दे दूंगा, साथ ही साथ यहाँ पर आई बटन में, यहाँ पर जाकर के आप आई बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हो, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर हमें कहा जा रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दी गई है। सबसे पहले हम उसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो, इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमें एक बात स्पेसिफिकली बता दी गई है कि राइट एंगल जो है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल बी पर राइट एंगल है, राइट। तो यहाँ पर ये वाला जो राइट एंगल वाला वर्टेक्स है, यहाँ पर तो बी आएगा। अब ए और सी को आप जहाँ पर भी लेना चाहो ले सकते हो। मैं ए को यहाँ ले रहा हूँ, सी को यहाँ ले रहा हूँ, राइट। इसके अलावा हमें कहा गया ए बी की लेंथ हमें 24 सेंटीमीटर दी गई है। तो देखो, ए बी यहाँ पर है, ये हमारा हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। बी सी की लेंथ हमें 7 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखो, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप एसी को तो निकाल ही सकते हो, है ना। तो अब देखो, हमें पाइथागोरस थ्योरम से पता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर देखो, हाइपोटेनस तो हमें पता है 90 डिग्री वाला वर्टेक्स क्योंकि एंगल बी पर है, तो इसके सामने वाला जो साइड होगा ए सी, ये हमारा हाइपोटेनस होगा। तो हाइपोटेनस की जगह पर मैं लिख देता हूँ ए सी का स्क्वायर, राइट। अब देखो, हमें परपेंडिकुलर और बेस फिलहाल पता नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें ये नहीं पता कि किस एंगल के टर्म्स में बात करनी है, राइट। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं, किसी को भी मैं परपेंडिकुलर और बेस अज्यूम कर लेता हूं। ऐसा इस वजह से क्योंकि देखो, आपको परपेंडिकुलर का स्क्वायर करना है और उसमें आपको बेस का स्क्वायर ऐड करना है। अगर सपोज आप परपेंडिकुलर को 7 सेंटीमीटर ले लोगे, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, और उस केस में बेस आपका 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखो, आप 7 के स्क्वायर में 24 का स्क्वायर ऐड करो या फिर 24 के स्क्वायर में 7 का स्क्वायर ऐड करो, वैल्यू तो सेम ही आएगी ना, राइट। तो इसलिए आप परपेंडिकुलर और बेस को कुछ भी ले लो फिलहाल। जब आगे क्वेश्चन में हमें एंगल इंडिकेट कर दिया जाएगा, उस केस में हम स्पेसिफिकली परपेंडिकुलर और बेस को डिटरमाइन कर पाएंगे, राइट। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर को मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वो 7 सेंटीमीटर है, और बेस को मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वो 24 सेंटीमीटर है। तो इसे फर्दर सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर दैट इज 49 प्लस 24 का स्क्वायर दैट इज 576। अब देखो, ए सी स्क्वायर एल एच एस पर हमारे पास है 49 प्लस 576 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 625। फर्दर यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, अंडर रूट ले सकता हूँ दोनों तरफ। यहाँ पर मैंने एल एच एस पर भी अंडर रूट ले लिया और आर एच एस पर भी अंडर रूट। ए सी स्क्वायर ये हो जाएगा ए सी, आर एच एस पर देखो अंडर रूट 625 किसका होता है, हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 625 25 होता है ना। तो इस तरह से हमें ए सी की वैल्यू मिल गई, दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए सी हमारे पास है 25 सेंटीमीटर के बराबर, राइट। अब देखो, हमें तीनों साइड्स की लेंथ जैसे ही मिल गई, हमें क्वेश्चन में जो भी चीजें पूछ रखी हैं अब हमारे लिए वो कैलकुलेट करना बड़ा आसान हो गया। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पूछा गया है कि साइन ए बताइए और कॉस ए बताइए, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें एंगल स्पेसिफाई कर दिया गया, हमें एंगल ए के टर्म्स में बात करनी है। तो अब क्योंकि आपको एंगल ए के टर्म्स में बात करनी है, तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ये हमारा एंगल ए है, इसके टर्म्स में आपको बात करनी है, तो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये होपफुली आपको कॉन्सेप्ट वीडियो से याद होगा। इसके साथ साथ 90 डिग्री वाला वर्टेक्स जो है उसके सामने वाला साइड ये हाइपोटेनस होता ही है, बचा हुआ साइड जो है हमारे पास ये बेस हो जाएगा, राइट। अब हमें साइन ए कैलकुलेट करना है। साइन निकालने के लिए आप क्या करते हो, आपको पता होगा वो फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, राइट। तो एस स्टैंड करता है साइन के लिए, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, है ना। तो साइन ए हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है इस केस में, परपेंडिकुलर हमारे पास है बी सी, हाइपोटेनस हमारे पास है ए सी, और बी सी की वैल्यू कितनी है भाई, बी सी की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, ए सी की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर कैंसल, फाइनल वैल्यू कितनी आ गई साइन ए के लिए, ये आ गई 7/25, है ना। सिमिलरली अगर मैं आपसे कॉस ए निकालने को कहूं तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको निकालना है कॉस ए के लिए। कॉस ए क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस हमारे पास क्या है, बेस है ए बी,
और हाइपोटेनस अभी भी AC ही है। AB की वैल्यू हमारे पास है 24 सेंटीमीटर, AC हमारे पास है 25 सेंटीमीटर। तो cos A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, cos A की वैल्यू आ जाएगी 24/25। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 को डिस्कस कर लिया। यहाँ पर हमें साइन A और cos A निकालने थे। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ ना, तो यहाँ पर देखो कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, आप देख ही पा रहे होगे। यहाँ पर अब की बार हमें एंगल A को नहीं लेना, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ बता दिया गया है कि हमें एंगल C के टर्म से बात करनी है। तो अब ये वाला एंगल तो हमारे लिए रेलेवेंट रहा नहीं, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, ये एंगल गया। अब हमें बात करनी है एंगल C के टर्म्स में। अब जैसे ही आप एंगल को बदलोगे तो इसके सामने वाला जो साइड है ना AB, ये आपकी बार आपका बेस नहीं होगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, है ना। और ये जो बचा हुआ साइड है उस केस में ये हो जाएगा बेस। तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा AB और बेस हो जाएगा BC, हाइपोटेनस AC रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको साइन C कैलकुलेट करना है, यानी कि एंगल C के लिए साइन आपको निकालना है, तो ये फिर से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस तो होगा, पर इस केस में परपेंडिकुलर आपका BC नहीं है, परपेंडिकुलर AB है, राइट। परपेंडिकुलर हमारे पास है AB, हाइपोटेनस ऑफ भी AC ही है। AB की वैल्यू हमारे पास है 24 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू हमारे पास है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर गए, वैल्यू आ गई हमारे पास 24/25, ये होगी साइन C की वैल्यू। सिमिलरली अगर मैं आपको cos C निकालने के लिए कहूं तो आप क्या करोगे, cos होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस हमारे पास अब की बार है BC, हाइपोटेनस हमारे पास है AC। BC की वैल्यू कितनी है भाई, BC की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दिस इज 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, फाइनल वैल्यू हमारे पास आ गई 7/25। तो cos C ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 7/25। तो होपफुली क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आ गया। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ऑल राइट, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। यहां में दिया गया इन फिगर 8.13, ये रहा वो फिगर। यहां पर हमें फाइंड आउट करना है tan P माइनस cot R। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस ट्राइंगल में पहले तो मैं तीनों साइड्स को कैलकुलेट कर लेता हूं। आप देख सकते हो कि आपको PQ की लेंथ पता है, PR की लेंथ पता है, पर QR की लेंथ तो आपको पता नहीं है। तो पहले हम QR की लेंथ निकाल लेते हैं। ऐसा करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है h² इज इक्वल टू P² प्लस B²। यहाँ पर आप देख सकते हो हाइपोटेनस तो हमारे पास क्लियर है, 90 डिग्री के सामने वाला कौन सा साइड है, दिस इज PR, ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, राइट। तो हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर है, उसका हमें स्क्वायर करना है। दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, आप किसी को भी ले लो, मैं यहाँ पर PQ को ले रहा हूँ परपेंडिकुलर, दिस विल बी 12, इसका हमें स्क्वायर करना है, प्लस बेस हमारे पास QR है, तो QR का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखो 13 का स्क्वायर हमारे पास कितना है, दिस इज 169, दिस इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर ये होता है 144 प्लस QR का स्क्वायर, है ना। अब आप 144 को LHS पर भेज दो, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 169 माइनस 144, दिस इज इक्वल टू QR स्क्वायर। अब देखो 169 माइनस 144 ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 25 एंड दैट इज इक्वल टू QR स्क्वायर। अंडर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, यहां पर भी अंडर रूट, यहां पर भी अंडर रूट। इसे अगर मैं अरेंज करके लिख दूं, देखो QR को मैं LHS पर लिख रहा हूं, अंडर रूट QR स्क्वायर ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा QR सिंपली, यहां पर मैं लिख रहा हूं QR, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 25 कितना होता है, दिस इज 5। तो हमारे पास QR की वैल्यू मिल गई, ये हमारे पास कितना आ गया, दिस इज 5 सेंटीमीटर्स। अब हमें इस ट्राइंगल के तीनों साइड मिल गए हैं। अब जो हमें सवाल में पूछ रखा है उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो देखिए हमें सवाल में दे रखा है कि हमें tan P निकालना है और उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है cot R को। तो पहले मैं एक काम करता हूं, मैं tan P को कैलकुलेट कर लेता हूं। अब देखो अगर आपको एंगल P के टर्म से बात करनी है तो ये रहा हमारा एंगल P, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके ठीक सामने वाला, यानी कि QR हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। PR तो हमारा हाइपोटेनस है ही, क्योंकि ये 90 डिग्री वाला वर्टेक्स के सामने वाला साइड है, और ये बचा हुआ जो साइड है PQ, ये हमारा आपकी बार बेस हो जाएगा, है ना। और आपको पता होगा tan होता क्या है, tan का रेशियो क्या होता है, tan होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो T फॉर tan, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। तो tan P हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, और इस केस में परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है भाई, परपेंडिकुलर हमारे पास है QR, है ना, परपेंडिकुलर दिस इज QR बाय बेस हमारे पास है PQ। ठीक बात है भाई, QR की लेंथ कितनी है, दिस इज 5 सेंटीमीटर्स, और PQ की लेंथ कितनी है, दिस इज 12 सेंटीमीटर्स। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर गए, हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई 5/12, ये tan P की वैल्यू हमारे पास आ गई। मैं लिख देता हूं tan P इज इक्वल टू 5/12। अब इसी तरह से हम cot R निकाल लेते हैं। देखो cot R हमें निकालना है, तो अब की बार एंगल इंटू कंसिडरेशन कौन सा है, एंगल R पे हमें बात करनी है, राइट।
तो अब देखो यहाँ पर कुछ वैल्यूज चेंज हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम एंगल पी के टर्म से बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पर हमें एंगल आर के टर्म से बात करनी है। ये रहा हमारा एंगल आर। तो इसके सामने वाला जो साइड है ना, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट। पिछली बार ये बेस था, ये अब बेस रहेगा नहीं, ये अब परपेंडिकुलर हो चुका है। और ये जो बचा हुआ साइड है क्यू आर, ये अब की बार हमारा बेस हो जाएगा, है ना। अब देखो, अगर मैं कॉट आर कैलकुलेट करना चाहूं तो कॉट की रेशियो क्या होती है? कॉट होता है टैन का उल्टा। टैन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कॉट हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। इतनी बात ठीक है भाई। अब देखो, बेस हमारे पास क्या है? बेस इज क्यू आर, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर हमारे पास है पी क्यू। क्यू आर की लेंथ है 5 सेंटीमीटर और पी क्यू की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। फिर से सेंटीमीटर सेंटीमीटर गए, फाइनल वैल्यू हमारे पास आ गई 5/12। अब देखो भाई, हमें करना क्या है यहाँ पर? हमें एक्चुअली tan p से सब्ट्रैक्ट करना है cot r को। tan p की वैल्यू कितनी है? tan p की वैल्यू हमारे पास है 5/12। इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है cot r। cot r हमारे पास कितना है? ये भी 5/12 ही है। 5/12 माइनस 5/12 कितना हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा, है ना। तो इस केस में ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा, है ना। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। यहां में दे रखा है इफ sin a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो पहले तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल यहां पर बना लेता हूं। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। क्योंकि हमें एंगल ए के टर्म्स में यहां पर वैल्यूज दी गई हैं, तो मैं इसे एंगल ए मान लेता हूं। इस एंगल के टर्म्स में हम बात कर रहे होंगे, ये हमारा एंगल बी हो जाएगा। ये सी बी पर 90 डिग्री है, राइट। अब क्योंकि बी पर 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला जो साइड है ए सी, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। इस एंगल ए की बात हो रही है, तो इसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बचा हुआ साइड ए बी, ये हमारा बेस हो जाएगा, है ना। इतनी बात तो क्लियर है भाई। अब देखो, हमें वैल्यू दी क्या गई है? हमें कहा गया है कि साइन ए, यानी कि एंगल ए के लिए साइन का जो रेशियो है, ये हमें 3/4 दे रखा है। लेकिन साइन ए होता क्या है? यहां पर मैं लिख रहा हूं साइन ए, किसी भी एंगल ए के लिए साइन होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, इससे आपको याद होगा। तो p/h इसकी जो रेशियो आएगी ना, फाइनल रेशियो, ये हमें 3/4 दी गई है। लेकिन मैंने आपको पिछले कॉन्सेप्ट वीडियो में इस बात को डिस्कस किया था कि इसका मतलब ये नहीं है कि परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर है और हाइपोटेनस 4 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं होता, राइट। आपको याद होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक वेरिएबल को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये के हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, इसे समझने के लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप कॉन्सेप्ट वीडियो को जाकर के देख लो, राइट। आप पर्टिकुलरली उसी सेगमेंट पर जा सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प दे दिए हैं। आप सीधे इस कॉन्सेप्ट पर चले जाइए कि हम के क्यों लेते हैं, राइट। अब देखो, यहां पर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने वीडियो देख रखा है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना आ जाएगा भाई? 3 इंटू के, दैट इज 3k। तो यहां पर परपेंडिकुलर की वैल्यू में 3k ले लेता हूं। हाइपोटेनस हो जाएगा 4 इंटू के, एच विल बी इक्वल टू 4k। हाइपोटेनस यहां पर है हमारा, दिस विल बी इक्वल टू 4k। अब यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा ही सकते हैं। तो देखो, पाइथागोरस थ्योरम होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस आपका क्या है भाई? हाइपोटेनस है 4k, तो 4k का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास है 3k, इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। बेस की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो बेस को मैं ए बी ही रहने देता हूं, इसका हमें स्क्वायर करना है। ठीक बात है भाई। अब देखो, 4k का स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू 16k स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3k का स्क्वायर दैट इज 9k स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब 9k स्क्वायर को मैं LHS पर भेज देता हूं। यहां पर हमारे पास आ जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, है ना। फर्दर यहां पर सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 16 माइनस 9 दिस इज 7k स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब अंडर रूट ले लो भाई दोनों तरफ, यहां पर भी अंडर रूट, यहां पर भी अंडर रूट। तो फर्दर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। देखो यहां पर LHS पर k स्क्वायर जैसे ही बाहर आएगा तो k हो जाएगा। यहां पर k हमारे पास बाहर आ गया। अब 7 तो एक ही बार है, ये बाहर आएगा नहीं, तो LHS पर वैल्यू हमारे पास आ गई k√7। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी, है ना। तो ए बी की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? दिस इज k√7। अब तीनों साइड की वैल्यू हमें मिल गई है। अब आइए इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं इसे इरेज कर देता हूं। ओके, तो अब देखो, हमें यहां पर कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है cos a और tan a को। तो देखो, हमें पता है फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो cos, C फॉर cos, cos क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। तो अगर आपको cos a निकालना है तो ये हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस। बेस हमारे पास क्या है? बेस इज ए बी और हाइपोटेनस हमारे पास है AC।
ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दिस इज के रूट 7, है ना। और ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए सी इज 4k, ये वाला के कैंसल, फाइनल वैल्यू हमारे पास आ गई रूट 7/4। तो कॉस ए आपका कितना आ गया, रूट 7/4। सिमिलरली अगर आपको टैन ए निकालना है, टैन क्या होता है भाई, यहां पर देखो टैन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यहां पर मैं लिख रहा हूं परपेंडिकुलर बाय बेस, ये हमारा टैन हो जाएगा। परपेंडिकुलर हमारे पास है बी सी, बेस हमारे पास है ए बी, बी सी की वैल्यू है 3k और बेस यानी कि ए बी की वैल्यू है k रूट 7, के और ये के कैंसल, यहां पर मैं लिख देता हूं ठीक से 7, फाइनल वैल्यू हमारे पास आ गई 3/√7। तो कॉस ए आपका कितना आ गया, कॉस ए इज रूट 7/4 और टैन ए आ गया 3/√7, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन हो जाएगा। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। हमें यहां पर दिया गया है गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो पहले तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूं। ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। यहां पर आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि हमें एंगल ए के टर्म से बात करनी है, राइट। तो मैं इसे एंगल ए ले लेता हूं ताकि मैं इस एंगल के टर्म से बात कर पाऊं। तो उस केस में ये हमारा बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। बी पर 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला वर्टेक्स ए सी ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। एंगल ए की हमें बात करनी है, यहाँ पर हमें दे रखा है, तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, बचा हुआ साइड ए बी बेस हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है भाई। अब देखो हमें यहाँ पर गिवन क्या है, हमें गिवन है कि 15 cot a इज इक्वल टू 8। तो एक काम करो, आप 15 को RHS पर भेज दो, तो हमें यहां पर क्या मिल जाएगा, LHS पर cot a रह जाएगा, राइट। दिस इज इक्वल टू 8/15। अब हमें cot a का रेशियो मिल गया, दैट इज 8/15। अब cot होता क्या है भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो अब देखो टैन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस और टैन का ठीक उल्टा होता है कॉट, है ना। तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, इसका उल्टा होगा, राइट। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कॉट ए ये होता है बेस बाय परपेंडिकुलर और इसकी जो वैल्यू है, इसका जो रेशियो है वो हमें 8/15 दे रखा है। अब होपफुली आप समझ रहे हो कि बेस यहां पर 8 सेंटीमीटर नहीं होगा, ये हो जाएगा 8k और परपेंडिकुलर 15 नहीं होगा, 15k हो जाएगा, राइट। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं परपेंडिकुलर हमारे पास है 15k और बेस हमारे पास है 8k। अब आइए हम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं भाई। तो पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, पाइथागोरस थ्योरम इज h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, इसे AC ही रहने दो, इसका स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 15k, तो हमें 15k का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस बेस हमारे पास है 8k, हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। LHS पर हमारे पास आ गया AC², दिस इज इक्वल टू 15k² कितना हो जाएगा भाई, 225k², है ना, प्लस 8k², दिस विल बी, इसका स्क्वायर हो जाएगा 64k²। 224 प्लस 64 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 289k²। दिस इज इक्वल टू AC², अंडर रूट ले लो, LHS पर भी RHS पर भी, अंडर रूट ऑफ AC², ये हो जाएगा AC। दिस इज इक्वल टू, देखो 289 किसका अंडर रूट होता है भाई, ये 17 का होता है और k² में से k बाहर आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास AC की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया 17k। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 17k, ये हमारी AC की वैल्यू आ गई। अब हमसे जो भी पूछा है उसे हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें सबसे पहले पूछा गया है साइन A निकालिए। साइन क्या होता है भाई, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, है ना, ये हो जाएगा P/H। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेनस आपके पास है AC। BC की वैल्यू है 15k और AC यानी हाइपोटेनस की वैल्यू है 17k। ये k और ये k कैंसल, वैल्यू कितनी आ गई फाइनली 15/17, ये साइन A की वैल्यू होगी, है ना। सिमिलरली अगर मैं आपसे सेक A निकालने को कहूं तो सेक क्या होता है भाई, सेक होता है कॉस का उल्टा। कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो सेक क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा यानी कि हाइपोटेनस बाय बेस, है ना। तो यहां पर देखो हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, हाइपोटेनस इज AC और बेस हमारे पास कितना है, बेस है AB। AC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दिस इज 17k और AB की वैल्यू है 8k। ये k और ये k कैंसल, फाइनली वैल्यू आ गई 17/8, ये हो जाएगा सेक का वैल्यू। सेक A हमारे पास 17/8 आ गया, है ना। तो होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ आ गया होगा। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। यहां में दे रखा है गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12,
कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो पहले तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूं फटाफट। ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो हमें किस एंगल के टर्म से बात करनी है, हमें थीटा को लेकर के बात करनी है, राइट। तो थीटा मैं कहीं पर भी ले सकता हूं। मैं अज्यूम करता हूं कि यहां पर हमारा जो एंगल है थीटा वो ये है, इस एंगल के टर्म से हमें बात करनी है। तो इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। यहां पर 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। ये बचा हुआ साइड बेस हो जाएगा, है ना। अब आप इस ट्राइंगल को कुछ भी नाम दे दो, आपकी मर्जी। मैं ए बी सी से नाम दे देता हूं। अब देखो हमें गिवन क्या है, हमें सेक थीटा ये दिया गया है 13/12 के बराबर। अब सेक होता क्या है भाई, सेक होता है किसी भी एंगल के लिए हाइपोटेन्यूस बाय बेस। अब ऐसा क्यों, मैंने आपको बताया कि सेक होता है कॉस का उल्टा, है ना। कॉस क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो यहां पर देखो कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस ना, तो सेक हो जाएगा कॉस का उल्टा यानी कि हाइपोटेन्यूस बाय बेस। तो इसलिए यहां पर मैंने लिखा सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी, राइट। अब देखो हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूस हमारे पास है ए सी, और बेस हमारे पास क्या है, बेस है ए बी, और इसका जो रेशियो है ये हमें 13/12 दे रखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ए सी 13 है, हमें ए सी की एग्जैक्ट लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल के से हमें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए सी की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13K। यहां पर मैं लिख रहा हूं ए सी हमारे पास हो जाएगा 13K, और ए बी की एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी 12K। तो यहां पर आ जाएगा 12K, है ना। इसे मैं ठीक से लिख देता हूं, ए बी हमारे पास 12K हो गया। अब यहां पर सिंपली हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे भाई। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस हमारे पास कितना है, ये 13K, राइट। तो यहां पर हमें 13K इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, हमारे पास फिलहाल इसकी वैल्यू है नहीं तो इसे मैं BC ही रहने देता हूं, ये हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास है 12K, तो यहां पर आ जाएगा 12K इसका स्क्वायर। ठीक बात है भाई। LHS पर देखो 13K स्क्वायर, ये हो जाएगा 169K स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस 12K का स्क्वायर हो जाएगा 144K स्क्वायर। अब आप 144K स्क्वायर को LHS पर भेज दो, 169K स्क्वायर LHS पर आकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस 144K स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, है ना। फर्दर यहां पर क्या आ जाएगा, 169 माइनस 144 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25K स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अब अंडर रूट हमें लेना पड़ेगा, अंडर रूट मैंने ले लिया LHS RHS पर। अब देखो अंडर रूट 25 होता है 5 और K स्क्वायर बाहर आकर के K हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट BC स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा BC। तो हमें BC की वैल्यू मिल गई, ये हमारा परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, दिस इज 5K, है ना। तो अब देखो हमें सारी की सारी वैल्यूज यानी कि हर एक साइड हमें मिल गया है। अब हम कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। हमें यहाँ पर सेक थीटा तो ऑलरेडी दे रखा है, बाकी पांचों को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले तो मैं साइड में लिख देता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। पहले बात करते हैं साइन थीटा की, है ना। साइन क्या होता है भाई, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपके पास है 5K, हाइपोटेनस आपके पास है 13K। K और K कैंसिल हो जाएंगे, साइन थीटा आ जाएगा 5/13। सिमिलरली अगर मैं कॉस थीटा बोलूं, कॉस थीटा कैसे निकालोगे आप, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस आपके पास है 12K, हाइपोटेनस है 13K, K और ये K कैंसिल, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 12/13। टैन थीटा अगर मैं आपसे पूछूं, टैन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर आपके पास है 5K, बेस आपके पास है 12K, K और K कैंसिल, फाइनली टैन थीटा कितना आ गया, ये आ जाएगा 5/12। अब देखो जैसे ही आपको साइन थीटा मिल गया 5/13, तो साइन का उल्टा कौन सा होता है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। तो साइन का उल्टा जो होता है वो होता है कोसेक, है ना। यहां पर मैं थोड़ा नीचे लेकर के जाता हूं, कोसेक थीटा ये हो जाएगा साइन का उल्टा। साइन क्योंकि 5/13 है तो कोसेक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/5, साइन का उल्टा। कॉस का उल्टा सेक होता है, लेकिन सेक तो हमें ऑलरेडी दे रखा था क्वेश्चन में, तो सेक को हमें फाइंड आउट नहीं करना। हमें और क्या फाइंड आउट करना है, हमें कॉट थीटा फाइंड आउट करना है। कॉट होता है टैन का उल्टा, टैन थीटा यहां पर है 5/12, तो कॉट थीटा हो जाएगा इसका उल्टा यानी कि 12/5। तो देखो साइन थीटा हो गया 5/13, कॉस हो गया 12/13, टैन हो गया 5/12, कोसेक हो गया 13/5, सेक हमें क्वेश्चन में दे रखा है 13/12, और कॉट ये हमने निकाल लिया 12/5।
तो होपफुली यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ आ गया होगा। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास। यहाँ पर हमें सवाल दे रखा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू बराबर है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी बराबर है, राइट। तो देखिए, हमें यहाँ पर सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ राइट एंगल ट्राइंगल हमारा। और राइट, तो अब देखो, हमें यहाँ पर एक बार एंगल ए के टर्म से बात करनी है क्योंकि कॉस ए हमें दिया गया है, और एक बार हमें एंगल बी के टर्म से बात करनी है क्योंकि हमें यहाँ पर कॉस बी दिया गया है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैंने ले लिया ए, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एंगल बी, ताकि इस एंगल के टर्म से मैं बात कर पाऊँ। अगर मैं बी को यहाँ ले लेता तो यहाँ पर तो 90 डिग्री था, राइट। इसके टर्म्स में तो हम बात नहीं कर सकते। बात जनरली हम इस एंगल और इस एंगल के टर्म्स में कर रहे होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर बी नहीं लूंगा मैं यहाँ पर बी ले लूंगा। होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। ऑल राइट, तो यहाँ पर हमारा एंगल ए, ये हमारा एंगल बी, और ये बचा हुआ एंगल सी हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री है ना। तो अब देखो, हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि कॉस ए और कॉस बी इन दोनों की वैल्यूज बराबर हैं, ठीक है। अब देखो भाई, सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं कॉस ए कैलकुलेट करता हूं, कॉस ए फाइंड आउट करता हूं। तो देखो, कॉस ए के लिए आपको पता है कि आप एंगल ए के टर्म्स में बात कर रहे हो। तो देखो, ये हमारा एंगल ए है, इस एंगल के टर्म्स में अगर आप बात कर रहे हो तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। बीसी हमारा परपेंडिकुलर, 90 डिग्री वाला वर्टेक्स के सामने वाला साइड ए बी, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, बचा हुआ साइड हो जाएगा बेस। कॉस होता क्या है, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस। अब तक तो होपफुली आपको याद हो गया होगा, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारे पास, बेस है ए सी, और हाइपोटेनस हमारे पास है ए बी, है ना। अब देखो, कॉस ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गया ए सी बाई ए बी। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें कॉस बी भी फाइंड आउट करना है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, हमें कॉस बी फाइंड आउट करना है, लेकिन अब की बार आप एंगल कौन सा ले रहे हो, एंगल बी ले रहे हो। तो ये एंगल तो हमारा काम चलेगा नहीं इससे, तो इसे मैं इरेज कर देता हूं। यहां पर ये भी इरेज करना पड़ेगा, इसे वैसे मैं रहने दे सकता हूं, हाइपोटेनस तो बदलेगा नहीं, 90 के सामने तो अभी भी ए बी ही है ना, तो वो तो बदलेगा नहीं। एंगल ए के टर्म्स में अब हम बात नहीं कर रहे होंगे, हम बात कर रहे होंगे एंगल बी के टर्म्स में, है ना। तो क्योंकि आप एंगल बी के टर्म्स में बात करो तो इसके सामने वाला साइड ए सी, ये अब की बार हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, पिछली बार ये बेस था, राइट। और ये जो बचा हुआ साइड है बी सी, ये अब की बार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस। ठीक बात है भाई। अब कॉस बी आपको निकालना है, कॉस बी होगा क्या, ये फिर से बेस बाय हाइपोटेनस ही होगा, पर अब की बार बेस हमारे पास क्या है, बेस तो बी सी है, ये हो जाएगा बी सी, और हाइपोटेनस अब भी क्या है, हाइपोटेनस अब भी ए बी ही। ओके, तो अब देखो, हमारे पास कॉस ए और कॉस बी दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। कॉस ए हमारे पास है ए सी बाई ए बी, कॉस बी हमारे पास है बी सी बाई ए बी, और हमें क्वेश्चन में कहा गया था ना कि कॉस ए और कॉस बी बराबर हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये हमें क्वेश्चन में कहा गया था। कॉस ए की वैल्यू कितनी आई, ये आया ए सी बाई ए बी, यहां पर मैं लिख रहा हूं ए सी बाई ए बी, दिस शुड बी इक्वल टू कॉस बी। कॉस बी हमारा क्या आया था, दिस इज बी सी बाई ए बी, ये हो जाएगा बी सी बाई ए बी। अब देखो भाई, यहां पर इस रेशियो को अगर आप गौर से देखो तो आपको यहां पर पता चलेगा कि अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर क्या आएगा, फर्दर ए सी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी के साथ, इंटू ए बी इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई हो जाएगा बी सी के साथ, ए बी इंटू बी सी, ये आ गया। अब ये ए बी और ये बी तो कैंसिल हो गए, तो फाइनली हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, ए सी इज इक्वल टू बी सी आ गया। इतनी बात क्लियर है भाई। अब देखो, इस ट्राइंगल को अगर आप गौर से देखो ना, तो हमें यहां पर इस आइडेंटिटी के हिसाब से, ये जो हमने प्रूव किया, हमें पता चला कि ए सी और बी सी की वैल्यू बराबर है। ए सी हमारा कौन सा साइड है, ए सी ये वाला साइड है, राइट। बी सी हमारा ये वाला साइड है। अब देखो, इस ट्राइंगल में अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला साइड ए सी और ये वाला साइड बी सी, ये दोनों बराबर हैं, तो ये ट्राइंगल कैसा हो गया, ये ट्राइंगल हो गया राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना। आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसे ट्राइंगल होता है, ये ऐसे ट्राइंगल्स होते हैं जिनमें कोई दो साइड्स बराबर होते हैं। और राइट आइसोसेलेस क्या होते हैं, ये ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल्स होते हैं जिनमें कोई दो साइड्स बराबर हो। तो ये ट्राइंगल ए बी सी, ये राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ए सी और बी सी इन दोनों की लेंथ बराबर है, ये हमने यहां पर प्रूव किया, राइट। अब देखो भाई, फिलहाल मैं एक काम करता हूं, इसे मैं इरेज कर देता हूं। यहां पर आप गौर से देखो, यहां पर ए सी और बी सी जैसे ही हमारा बराबर हो गया तो ये ट्राइंगल बन गया राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। और हमें पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो भी साइड्स बराबर होते हैं उनके सामने वाले एंगल्स भी तो बराबर होते हैं, राइट।
तो अब देखो BC के सामने वाला एंगल कौन सा है, ये है एंगल ए, और AC के सामने वाला एंगल कौन सा है, ये है एंगल B, राइट। तो एंगल A और एंगल B ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि AC और BC ये दोनों बराबर है ना। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको एक स्टेटमेंट लिखना है कि एंगल A, मैं यहां पर दूसरे कलर से लिख देता हूं, एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल B। क्यों? बिकॉज AC is equal to BC and therefore triangle ABC is a right isosceles ट्रायंगल। तो क्योंकि ट्रायंगल ABC एक राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया जिसमें AC और BC बराबर हैं, इस वजह से एंगल A और एंगल B बराबर हो जाएंगे, है ना। तो होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ आ गया होगा। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास। यहां पर हमें क्वेश्चन दिया गया है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट पार्ट 1, ये हमें इवेल्युएट करना है, और पार्ट 2 ये हमें इवेल्युएट करना है। अब देखो हमें वैल्यू दी गई है cot थीटा की, राइट। तो पहले तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूं भाई। ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें हमें थीटा के टर्म्स में बात करनी है, तो मैं एक काम करता हूं, इस एंगल को मैं थीटा अज्यूम कर लेता हूं, है ना। अब देखो यहां पर इस वर्टेक्स पर हमारे पास है 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला साइड हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। एंगल थीटा की हमें बात करनी है, तो इसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, बचा हुआ साइड हो जाएगा बेस। इस ट्रायंगल को कुछ भी नाम दे दो, इसे मैं नाम दे देता हूं सपोज, चलो PQR मैंने नाम दे दिया, है ना। अब देखो हमें पता है क्वेश्चन में हमें दिया गया है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 होता है, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक बात है भाई। अब cot होता क्या है, cot की रेशियो होती है tan के उल्टा, है ना। tan होता क्या है, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो cot थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर। यहां पर मैं लिख रहा हूं cot थीटा इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर, और ये रेशियो हमें दे रखा है 7/8। अब बेस की एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए और परपेंडिकुलर की एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक वेरिएबल k से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो बेस हमारे पास कितना आ गया 7k, यहां पर मैं लिख रहा हूं बेस हमारे पास है 7k, और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, ये है 8k, यहां पर आ जाएगा 8k, राइट। अब आप क्या करोगे, अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम होता है h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। हाइपोटेन्यूस हमारे पास है PR, ये हमारे पास है PR का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 8k, तो यहां पर हमें 8k का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस बेस हमारे पास है 7k, इसका हमें यहां पर स्क्वायर करना पड़ेगा। LHS पर आ जाएगा PR², RHS पर देखो 8k का स्क्वायर, दिस विल बी 64k² प्लस 7k², ये हो जाएगा 49k²। 64 प्लस 49 ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 13 113, राइट। ये हो जाएगा PR² इज इक्वल टू 113k², है ना। अब आप क्या करोगे भैया, अब आप ले लोगे अंडर रूट LHS और RHS पर, अंडर रूट PR² ये हो जाएगा PR, दिस इज इक्वल टू, देखो k² से तो k बाहर आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं, ये अंदर ही रह जाएगा, है ना, अंदर आ जाएगा 1/3। तो PR की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, ये आ गया अंडर रूट 113, बाहर हमारा k है। अब हमें इसकी जरूरत नहीं, इसे मैं इरेज कर देता हूं। ओके, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसे मैं यहां पर लिख रहा हूं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये हमारा न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्योंकि तीनों साइड्स की वैल्यू हमें मिल चुकी हैं, तो साइन थीटा और कॉस थीटा को तो मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं, है ना। देखो साइन थीटा ये होगा क्या, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, दिस इज 8k। हाइपोटेन्यूस आपके पास कितना है, k√113, k और k कैंसल, साइन थीटा कितना आ गया 8/√113, ठीक बात है भाई। सिमिलरली अगर मैं कॉस थीटा पूछूं तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। बेस आपके पास है 7k, हाइपोटेन्यूस है k√113, फिर से k और k कैंसल, वैल्यू कितनी आ गई कॉस थीटा की 7/√113। अब देखो यहां पर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को मैं इस क्वेश्चन में यहां पर पुट कर रहा हूं, यहां पर आएगा क्या, सबसे पहले हमारे पास है 1 प्लस साइन थीटा।
साइन थीटा है 8 बाई अंडर रूट 113। इसके बाद है 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस 8 बाई अंडर रूट 113 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 प्लस कॉस थीटा यानी कि 1 प्लस 7 बाई अंडर रूट 113, ये 1 प्लस कॉस थीटा हो गया, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा यानी कि 1 माइनस 7 बाई अंडर रूट 113। ये होपफुली आपको समझ आया होगा। अब देखो इसे मैं रेस कर देता हूं। यहां पर अगर आप गौर से देखो ना तो एक आइडेंटिटी फॉर्म होती हुई नजर आ रही होगी आपको। यहां पर देखो a प्लस बी, ए हमारा 1 है, b है 8 बाई अंडर रूट 113, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो हो रहा है ना। सिमिलरली अगर आप डिनोमिनेटर में देखो तो यहां पर भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है। दोनों ही जगह पर मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं, राइट। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता क्या है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस चीज को, ये जो ऊपर इतना लंबा चौड़ा मैंने लिखा है, इसे मैं सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूं न्यूमरेटर को ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 8 बाई अंडर रूट 113 इसका स्क्वायर। होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी आप यही काम कर सकते हो। डिनोमिनेटर में भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो हो ही रहा है, इसे आप a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 7 बाई अंडर रूट 113 इसका स्क्वायर लिख सकते हो, राइट। अब देखो भाई 1 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर दैट इज 64 और अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113 आ जाएगा, है ना। डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बाई अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे हम कैसे, यहां पर एलसीएम ले लेंगे भाई। तो देखो यहां जैसे ही आप एलसीएम ले लोगे तो यहां पर आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और 113, डिनोमिनेटर आ जाएगा 113, 1 इंटू 113 इज 113, 113 इंटू 1 इज 113 माइनस 113 इंटू 1 इज 113 एंड 1 इंटू 64 इज 64 डिवाइडेड बाई, यहां पर भी आप एलसीएम ले लोगे, यहां पर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 इंटू 113 दैट इज 113, 1 into 113 is 113, 113 into 1 is 113 minus 113 1 times is 113, 1 into 49 is 49। फर्दर यहां पर क्या आएगा भाई 113 से मैं 64 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 49 डिवाइडेड बाय 113। इसके बाद हमारे पास देखो 113 माइनस 49 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 बाय 113, है ना। अब देखो यहां पर फर्दर आप क्या कर सकते हो, आप यहां पर 113 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे और 64 को यहां मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां पर फाइनली ये बन जाएगा 49 इंटू 113 बाई 64 इंटू 113, ये 113 और ये 113 कैंसल। फाइनली हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया 49 बाई 64, है ना। तो ये जो लंबा चौड़ा सोल्यूशन हमने किया ना इस सवाल का 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी फाइनल वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गया 49 बाय 64, राइट। तो यहां पर मैं सिंपली लिख देता हूं ये वैल्यू हमारे पास आ गई है 49 बाय 64। ठीक बात है भाई। अब इसे मैं इरेज कर देता हूं। ऑल राइट, तो अब देखो अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो हमें यहां पर फाइंड आउट करना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो अगर हमें कॉट थीटा का स्क्वायर करना हो ना तो इसकी वैल्यू क्या आती है, आपको मैं बता दूं कि इसकी वैल्यू ऐसी नहीं आती, कॉट स्क्वायर थीटा स्क्वायर ऐसा नहीं होता, राइट। ये गलत है। कॉट थीटा का स्क्वायर अगर आप करोगे ना तो ये सिंपली कॉट स्क्वायर थीटा होता है, राइट। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि साइन थीटा का स्क्वायर कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो किसी और का ले लेते हैं, सेक थीटा का आप क्यूब कर दो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा सेक क्यूब थीटा। अगर हम किसी टी रेशियो का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर यहां पर आ जाता है बीच में, अगर हम किसी टी रेशियो का क्यूब करते हैं तो यहां पर बीच में क्यूब आ जाता है, राइट। तो यहां पर देखो क्वेश्चन हमें दे रखा है कॉट स्क्वायर, तो क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा है तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं भाई, हमें पता है कि कॉट थीटा इसे अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो यही बराबर होता है ना कॉट स्क्वायर थीटा के, राइट। अब देखो कॉट थीटा की वैल्यू तो मेरे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी थी। कॉट थीटा कितना है 7/8, तो यहां पर कॉट थीटा की जगह पर मैं 7/8 तो लिख ही सकता हूं। तो यहां पर कॉट थीटा की जगह पर मैंने लिख दिया 7/8। इसका हमें स्क्वायर करना है, दिस शुड बी इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक बात है भाई। अब देखो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहां पर एलएचएस पर हमारे पास आ जाएगा 7 का स्क्वायर दैट इज 49 बाई 8 का स्क्वायर दैट इज 64
दिस इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई, ये भी हमारे पास है 49/64। तो होपफुली क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ आ गया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a और नॉट। अब देखो यहां पर हमें वैल्यू दी गई, यहां पर देखो 3 को अगर आप RHS पर भेज दो तो यहां पर LHS पर हमारे पास रह जाएगा cot a, दिस इज इक्वल टू 4/3। तो हमें cot a की वैल्यू 4/3 दे रखी है और हमें यह वेरीफाई करने को कहा गया है कि यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर जो क्वांटिटी है ना 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, क्या ये RHS की क्वांटिटी यानी कि cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a के बराबर है या नहीं, ये हमें चेक करना है, राइट। तो हमेशा की तरह पहले मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा, ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो क्वेश्चन में हमें cot a की वैल्यू दी गई है ना, तो हमें एंगल a के टर्म्स में बात करनी पड़ेगी। तो मैं यहां पर एंगल a ले लेता हूं इस एंगल के टर्म्स में ताकि मैं बात कर पाऊं। तो यहां पर b ले लेते हैं, यहां पर c, ये 90 डिग्री वाला वर्टेक्स हमारा हो गया। तो इसके सामने वाला साइड AC, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। क्योंकि एंगल A की बात हो रही है तो इसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, बचा हुआ साइड A भी हो जाएगा बेस। इतनी बात तो क्लियर है। अब देखो cot A होता क्या है, हमें पता है कि tan A, tan अगर मैं निकालू तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो cot क्या होता है, cot होता है tan का उल्टा। तो tan अगर P/B है तो cot थीटा क्या हो जाएगा, cot A ये हो जाएगा B/P यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर, और इसकी रेशियो हमें 4/3 दी गई है ना। तो बेस की एक्चुअल वैल्यू और परपेंडिकुलर की एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप यहां पर K से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो बेस हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 4K और परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया 3K। अब आप यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो यहां पर इन चीजों को मैं यहां पर इरेज कर देता हूं। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम हमें कहता है h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। हाइपोटेनस हमारे पास AC है, उसकी वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो यहां पर AC ही रहने दो, AC का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास है 3K, इसका हमें स्क्वायर करना है, प्लस बेस हमारे पास है 4K, इसका हमें स्क्वायर करना है। तो यहां पर LHS पर आ जाएगा AC², दिस इज इक्वल टू 3K² कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 9K², प्लस 4K² ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16K²। 9 प्लस 16 दैट इज 25। तो यहां पर आ जाएगा AC² इज इक्वल टू 25K²। अंडर रूट ले लेंगे हम LHS और RHS दोनों पर, LHS पर अंडर रूट AC², ये हो जाएगा AC, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 25 होता है 5 और K² बाहर आकर के K, है ना। तो AC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गया 5K। अब मैं एक काम करता हूं, इस चीज को मैं इरेज कर देता हूं, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है। अब देखो हमें यहां पर चेक करना है कि ये वाली जो क्वांटिटी है LHS पर वो RHS की इस क्वांटिटी के बराबर है या नहीं, राइट। तो देखो पहले मैं LHS की वैल्यू निकाल लेता हूं, उसके बाद मैं RHS की वैल्यू निकाल लेता हूं, फिर मैं देखता हूं कि ये दोनों वैल्यूज बराबर आ रही हैं या नहीं। हम ऐसा तो कर ही सकते हैं। तो LHS पर हमारे पास है क्या, देखो 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A, यही है ना आपके पास LHS पर। अब देखो tan स्क्वायर A ये आता कहां से भैया, हमें पता है कि अगर मैं tan A को स्क्वायर कर दूं तो यही होता है ना tan स्क्वायर A, ठीक बात है भाई। तो क्योंकि यहां पर tan स्क्वायर A है तो ये tan स्क्वायर A होता क्या है, ये tan A का स्क्वायर ही तो होता है। तो मैं tan स्क्वायर A की जगह पर tan A का स्क्वायर तो लिख ही सकता हूं, है ना। तो देखो यहां पर मैं लिख सकता हूं 1 माइनस tan स्क्वायर A को मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा tan A का स्क्वायर। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर A को मैं क्या लिखूंगा, फिर से इसे मैं लिखूंगा tan A का होल स्क्वायर, है ना। तो अब देखो यहां पर आप फर्दर क्या कर सकते हो, हमें tan A की वैल्यू तो चाहिए होगी ना, उसी को तो हम यहां पर पुट करेंगे। तो tan A निकालना हमारे लिए तो बाएं हाथ का खेल है। tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, देखो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है 3K, बेस आपके पास है 4K, K और K खत्म, आपके पास वैल्यू आ गई 3/4। तो tan A कितना आ गया 3/4। तो यहां पर और यहां पर जो tan A है यहां पर मैं 3/4 पुट कर सकता हूं, है ना। इसे मैं यहां पर इरेज कर रहा हूं, फिलहाल साइड में लिख देते हैं। tan A हमारे पास कितना आया, tan A इज इक्वल टू 3/4। तो अब देखो यहां पर अगर मैं पुट करूं तो 1 माइनस tan A की जगह पर मैं क्या पुट करूंगा 3/4 और इसका हमें स्क्वायर करना है, बाई 1 प्लस tan A की जगह पर 3/4 इसका हमें स्क्वायर करना है, ठीक बात है भाई।
अब देखो फर्दर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास है 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/16 बाई डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा 9/16। यहां पर आप एलसीएम ले लो, देखो भाई एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ गया 16, 116 टाइम्स 16 इंटू 1 इज 16 माइनस 16 1 टाइम्स 1 इंटू 9 इज 9 डिवाइडेड बाई, यहां पर भी आप एलसीएम ले सकते हो, डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा 16, 116 टाइम्स इज 16, 16 इंटू 1 इज 16 प्लस 16 1 टाइम्स इज 9, 1 इंटू 9 इज 9, है ना। फर्दर वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 से अगर मैं 9 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 7/16 बाई 16 प्लस 9 इज 25/16, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब देखो ऐसी भी जवाब की फॉर्म आती है, और सबसे नीचे वाले को आप सबसे ऊपर मल्टीप्लाई करते हो और इसको आप न्यूमरेटर पर लिखते हो, और नीचे के दो वैल्यूज मल्टीप्लाई होकर के डिनोमिनेटर में जाते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर पर आ जाएगा 7 इंटू 16 बाई डिनोमिनेटर पे हमारे पास आ जाएगा 16 इंटू 25, है ना। ये 16 और ये 16 कैंसल, फाइनली वैल्यू हमारे पास आ गई 7/25 के बराबर। ये वैल्यू किसकी आई, ये जो लंबा चौड़ा हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ना, यानी कि ये जो LHS था इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, दिस इज इक्वल टू 7/25। इतनी बात क्लियर है भाई। यहां पर मैं बाकी सबको इरेज कर देता हूं, सिंपली मैं इसकी वैल्यू यहां पर लिख रहा हूं, दिस इज इक्वल टू 7/25। अब हम एक काम करते हैं, अब हमें राइट हैंड साइड यानी कि RHS के इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर वो भी 7/25 के बराबर आ गया तो LHS की वैल्यू RHS की वैल्यू दोनों बराबर हो जाएंगी। तो आइए हम RHS को सॉल्व करना शुरू करते हैं। उसके लिए मैं थोड़ा सा यहां पर स्पेस क्रिएट कर लेता हूं। ओके, तो देखो RHS पर हमारे पास है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब cos स्क्वायर A को आप क्या लिख सकते हो, मैंने आपको बताया इसे आप cos A का होल स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस साइन स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, इसे आप साइन A का होल स्क्वायर लिखोगे। अब देखो आप निकाल सकते हो ना, यहां पर साइन A होगा क्या, साइन A होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, दिस इज 3k, हाइपोटेनस इज 5k, k और k कैंसल, साइन A कितना आ गया 3/5। सिमिलरली cos A आप निकाल सकते हो, cos A होता है बेस बाय हाइपोटेनस, है ना। बेस है आपके पास 4k, हाइपोटेनस है आपके पास 5k, k और k कैंसल, cos A आ गया 4/5। ठीक बात है भाई। तो देखो cos A की जगह पर मैं 4/5 पुट कर रहा हूं और sin A की जगह पर 3/5 मैं पुट कर रहा हूं। यहां पर देखो cos A हमारे पास है 4/5, इसका हमें स्क्वायर करना है, माइनस sin A हमारे पास है 3/5, इसका हमें स्क्वायर करना है। तो फर्दर यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, इसे मैं यहां पर इरेज कर देता हूं, एक सेकेंड। ऑल राइट, तो अब देखो भाई 4/5 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 16/25 हो जाएगा ना, माइनस 3/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/25। अब अगर आप एलसीएम ले लो तो डिनोमिनेटर है 25, न्यूमरेटर पे हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 होता है 7/25, है ना। तो यहां पर फाइनली हमारे पास cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी आ गई, ये भी आ गया 7/25। अब बाकी चीजों को मैं इरेज कर देता हूं, यहां पर इसकी भी अब हमें जरूरत नहीं है, और सिंपली हमें यहां पर क्या पता चला, हमें यहां पर वैल्यू आ गई, LHS की जो वैल्यू है ना इसकी वैल्यू भी 7/25 है, RHS की वैल्यू भी 7/25 है, तो ये दोनों आपस में भी तो बराबर होंगे। जैसे सपोज x बराबर हो 5 के और y बराबर हो 5 के, तो इन दोनों से आप कह सकते हो कि x और y आपस में भी बराबर होंगे, है ना। सिमिलरली इस चीज की वैल्यू है 7/25, इस चीज की वैल्यू भी 7/25 है, तो ये दोनों आपस में भी तो बराबर हो जाएंगे। तो उससे हमारा ये वाला क्वेश्चन वेरीफाई हो गया कि यस LHS और RHS की ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं। ठीक बात है भाई। तो होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ आ गया होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास। यहां पर हमें कहा गया इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ये बना लिया मैंने राइट एंगल ट्राइंगल। हमें क्वेश्चन में कहा गया कि राइट एंगल कहां पर है, राइट एंगल है एंगल B पर, तो यहां पर B आ जाएगा, ये हो गया 90 डिग्री। बचे हुए को आप A और C ले लो, ये हो गया A, ये हो गया C। यहां पर हमें कहा गया है कि tan A होता क्या है, tan A होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहां पर मैं लिख देता हूं tan A इज परपेंडिकुलर बाय बेस। ये हमें दिया गया है 1/√3 के बराबर, है ना। तो परपेंडिकुलर और बेस की एक्चुअल वैल्यूज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको एक वेरिएबल के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो 1 इंटू के, ये कितना हो जाएगा, के हो जाएगा, राइट। और √3 इंटू के हो जाएगा √3 के। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, दिस इज के। परपेंडिकुलर यहाँ पर आएगा, राइट। क्यों, क्योंकि एंगल ए की बात हो रही है, ये हमारा कंसिडर्ड एंगल है, तो यही तो परपेंडिकुलर होगा। 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनस होगा, बचा हुआ बेस हो जाएगा। अब देखो परपेंडिकुलर हमारे पास है के और बेस हमारे पास कितना है, दिस इज √3 के। अब यहां पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, राइट। पाइथागोरस थ्योरम होता है h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। अब देखो हाइपोटेनस तो आपको पता नहीं है, इसे AC रहने दो। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है भाई, ये है के, इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस बेस हमारे पास कितना है √3 के, इसका मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखो LHS पर आ जाएगा AC², दिस इज इक्वल टू k² प्लस √3 के का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3k²। तो फाइनली वैल्यू आ जाएगी AC² इज इक्वल टू 4k²। आप अंडर रूट ले लोगे LHS और RHS पर, तो फर्दर यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, LHS पर हमारे पास आ जाएगा AC, दिस इज इक्वल टू √4 होता है 2 और k² बाहर जाकर के k हो जाएगा। तो AC यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गया 2k। इसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक बात है भाई। अब देखो हमें यहाँ पर दो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फाइंड आउट करना है sin A cos C प्लस cos A इंटू sin C। तो हमें 4 वैल्यूज निकालनी है, राइट। देखो हमें sin A निकालना है, cos C निकालनी है, cos A निकालना है और sin C निकालना है ना। तो पहले मैं एक काम करता हूं, इन चारों की वैल्यूज को ही मैं पहले कैलकुलेट कर लेता हूं, राइट। तो देखो पहले हम एंगल ए के टर्म्स में बात कर लेते हैं, क्योंकि इस एंगल के टर्म्स में हमने परपेंडिकुलर और बेस को ऑलरेडी डिटरमाइन कर रखा है, राइट। तो देखो अगर मैं साइन ए की बात करूं तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, ये है के, हाइपोटेनस क्या है, ये है 2k, है ना। के और के कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। तो सिंपली मैं इसे लिख देता हूं साइन ए इज इक्वल टू 1/2। अब देखो अगर मैं कॉस ए की बात करूं तो यहां पर कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस हमारे पास कितना है, ये है √3k और हाइपोटेनस हमारे पास है 2k। के और के कैंसिल हो जाएंगे, कॉस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3/2। इसे भी मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, कॉस ए इज इक्वल टू √3/2, राइट। अब देखो अगर मैं साइन सी की बात करूं तो हमें एंगल सी के टर्म्स में बात करनी है अब की बार। तो ये वाला एंगल तो हमारा गया, इसे मैं हटा देता हूं। एंगल ए के टर्म्स में अब बात नहीं हो रही, तो परपेंडिकुलर भी ये नहीं रहेगा भाई, बेस भी बदल जाएगा। तो अब देखो क्योंकि हमें एंगल सी के टर्म्स में बात करनी है, तो इसके सामने वाला साइड ए बी, ये अब की बार हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बचा हुआ साइड बी सी, ये अब की बार बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस तो बदलेगा नहीं, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला वर्टेक्स तो अब भी AC ही है ना। अब देखो साइन सी क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपके पास है √3k, हाइपोटेनस आपके पास है 2k, k और k कैंसल, आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक से मैं लिख देता हूं, ये हो जाएगा √3/2। तो साइन सी कितना आ गया भाई, इसे कंसोलिडेट कर देते हैं। साइन सी हमारे पास आ गया √3/2, राइट। अब फाइनली अगर मैं कॉस सी की बारे में बात करूं तो कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस हमारे पास कितना है, बेस है k, हाइपोटेनस है 2k, k और k कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू आ जाएगी 1/2, राइट। तो कॉस सी की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया 1/2। तो अब देखो जो भी वैल्यूज हमें चाहिए होंगी इन क्वेश्चंस में वो हमें मिल चुकी हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं तो देखो हमें यहां पर साइन ए इंटू कॉस सी करना है। साइन ए कितना है 1/2, तो यहां पर साइन ए हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस सी कितना है, कॉस सी है 1/2, ये हो गया 1/2 प्लस कॉस ए कितना है, कॉस ए है √3/2 इंटू साइन सी कितना है, साइन सी है √3/2, है ना। 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/4 प्लस √3 इंटू √3 हो जाएगा 3/2 इंटू 2 हो जाएगा 4। इसे अगर आप सॉल्व करो तो एलसीएम ले लो भाई, नीचे 4 ऊपर 1 + 3, 1 + 3 होता है 4, 4/4 इज इक्वल टू 1। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया 1, है ना। अब इसे मैं इरेज कर देता हूं। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो देखो यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास है कॉस ए। कॉस ए हमारे पास कितना है, ये है √3/2 इंटू कॉस सी कितना है 1/2 है ना, माइनस साइन ए कितना है 1/2
इंटू साइन सी, ये कितना है √3/2, तो √3 इंटू 1 हो जाएगा √3/2 इंटू 2 हो जाएगा 4, माइनस √3 इंटू 1 हो जाएगा √3/2 इंटू 2 हो जाएगा 4। अब देखो √3/4 माइनस √3/4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, प्लस माइनस कैंसिल 0 हो जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा 0। तो होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ आ गया होगा। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ऑल राइट, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, तो पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल हम बना लेते हैं। ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। इसके बारे में हमें बताया गया है कि राइट एंगल कहाँ पर है भाई, राइट एंगल Q पर है, तो ये Q हो गया। इसे मैं P ले लेता हूँ, इसे मैं R ले लेता हूँ। अब देखो हमें यहाँ पर बताया क्या गया है, हमें बताया गया है कि PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर, यानी कि अगर ये जो साइड है हाइपोटेनस, इसको और QR इसको, इस साइड और इस साइड को अगर मैं ऐड कर दूं तो उसकी कंबाइंड वैल्यू मेरे पास कितनी है, PR प्लस QR, इन दोनों की कंबाइंड वैल्यू मेरे पास है 25 सेंटीमीटर के बराबर। तो इन दोनों में से अगर मैं किसी एक को x मान लूं, तो देखो सपोज अगर मैं QR को x मान लूं, तो उस केस में ये जो बचा हुआ साइड है वो कितना होगा, वो 25 माइनस x होना चाहिए ना, है ना। होपफुली आप समझ पा रहे होगे, ये होना चाहिए 25 माइनस x। अब देखो भाई ऐसा क्यों, क्योंकि देखो हमने QR को x एज्यूम किया ना, तो यहाँ पर PR प्लस QR को मैंने x ले लिया, दिस इज इक्वल टू 25। अब अगर मैं x को उधर भेज दूँ तो कितना आ जाएगा, PR इज इक्वल टू 25 माइनस x। वही बात तो हमने यहाँ पर लिखी, PR जो ये साइड है इसे मैंने 25 माइनस x ही तो लिया है, राइट। अब देखो ये बात तो हमें पता चल गई कि PR को हमने कितना ले लिया 25 माइनस x, और QR हमारे पास है x। अब बचे हुआ साइड यानी कि PQ, इसकी वैल्यू हमें दी गई है, ये हमारे पास है 5 सेंटीमीटर के बराबर, राइट। अब इस ट्राइंगल में PQR में आप पाइथागोरस थ्योरम तो लगा ही सकते हो, तो यहां पर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, h² इज इक्वल टू P² प्लस B²। अब देखो कोई स्पेसिफिक एंगल तो हमें दिया नहीं गया जिसके टर्म्स में बात हो रही है, तो मैं परपेंडिकुलर QR को अज्यूम कर रहा हूं और बेस में QP या फिर PQ को अज्यूम कर रहा हूं, राइट। तो देखो हाइपोटेनस हमारे पास कितना है, दिस इज 25 माइनस x, इसका हमें स्क्वायर करना है, दिस इज इक्वल टू P² यानी कि x का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। अब देखो LHS पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ये हो जाएगा a² यानी कि 25 का स्क्वायर दैट इज 625 प्लस B² यानी कि x² माइनस 2ab, 2 इंटू 25 इज 50, 50 इंटू x इज 50x, यहाँ आ जाएगा माइनस 50x। दिस इज इक्वल टू RHS पर हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर विल बी x² प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये वाला x² ये वाला x² कैंसल। तो देखो इस 625 को मैं RHS पर भेज देता हूं, तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, LHS पर रह गया माइनस 50x, RHS पर 25 पहले से था, 625 RHS पर जाकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। तो यहां पर माइनस 50x इज इक्वल टू 25 माइनस 625 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 600 के बराबर। माइनस और माइनस कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 5 12 टाइम्स है 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x आ गया 12, है ना। तो देखो भाई x जैसे ही हमारे पास 12 आ गया, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर यानी कि QR ये कितना आ गया, ये आ गया 12 सेंटीमीटर के बराबर, और यहाँ पर 25 माइनस x हमें करना है ना, तो x की वैल्यू 12 है, 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें इसकी जरूरत नहीं, इसे मैं इरेज कर देता हूं। अब देखो क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें साइन P cos P और tan P फाइंड आउट करने हैं, यानी कि अब हमें बता दिया गया कि हमें एंगल P के टर्म से बात करनी है। तो ये है हमारा कंसिडर्ड एंगल, क्योंकि इस एंगल की हम बात करें तो इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हो जाएगा हाइपोटेनियस, बचा हुआ हो जाएगा बेस, राइट। सॉरी यहाँ पर Q है PQR, राइट। अब देखो हमें फाइंड आउट करना है साइन P। साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ये है 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस हमारे पास है 13, तो साइन P हो जाएगा 12/13। अब देखो अगर मैं cos P की बात करूं, cos होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस हमारे पास कितना है, दिस इज 5, हाइपोटेनस हमारे पास है 13, तो cos P कितना हो जाएगा 5/13। और अगर मैं tan P की बात करूं, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, बेस है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, tan P हमारे पास आ जाएगा 12/5 के बराबर, राइट। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व कर लिया।
अब आइए हम एक्सरसाइज 8.1 के आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास। यहाँ पर हमें सवाल दे रखा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत, और दोनों ही केसेस में हमें उनका कुछ जस्टिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन भी देना है, राइट। तो देखो यहाँ पर तीन जो स्टेटमेंट्स है ना, स्टेटमेंट नंबर 1, 2 और 5, ये कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। पहले मैं वो कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस कर लेता हूं, ठीक बात है भाई। तो देखो वो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मैं यहां पर कोई सी भी दो लाइंस ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल ये मेरा पहला लाइन है और ये मेरा दूसरा लाइन है, राइट। तो देखो इन दोनों लाइंस के बीच में कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा, यहां पर ये वाला वो एंगल होगा, है ना। और इस एंगल के ठीक सामने एक साइड भी तो फॉर्म हो रहा होगा। इस साइड को मैं कुछ ऐसे यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। ये वो तीसरा साइड हमारा होगा जो इस एंगल के अगेंस्ट यहां पर बन रहा होगा, राइट। अब देखो इसी केस में अगर मैं ये जो हमारी साइड्स थी, ये जो रेड से मैंने ड्रॉ कर रखी हैं, इनको अगर मैं थोड़ा सा वाइडन करूं, चौड़ा करूं, तो देखो वहां पर क्या होगा। ये हमारा पहला साइड हो जाएगा और ये जो दूसरा साइड है, अगर मैंने यहां पर दोनों साइड्स को चौड़ा कर दिया थोड़ा सा, तो उसके केस में हुआ क्या, यहां पर ये कि ये जो एंगल यहां पर बन रहा था, ये पहले के कंपैरिजन में अब थोड़ा बड़ा बन रहा है, राइट। तो जैसे यहां पर एंगल थोड़ा बड़ा बन रहा है ना, इसके अगेंस्ट में वो तीसरा साइड, उसकी लेंथ भी थोड़ी बड़ी हो गई, आप यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट। इन दोनों को अगर आप कंपेयर करो तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये वाला जो लाइन है ना, इसे अगर मैं लाइन 1 कह रहा हूं इस ग्रीन वाले को, और लाइन 2 कह रहा हूं मैं इसे, तो यहां पर आप कह सकते हो कि लाइन 2 जो है ना, लाइन 2 ये बड़ा बन रहा है लाइन 1 से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो यहां पर एंगल जो है ना वो छोटा है इस एंगल के कंपैरिजन में। तो अगर एंगल बड़ा होगा तो उसके सामने वाला साइड भी बड़ा होगा, और अगर एंगल छोटा होगा तो उसके सामने वाला साइड भी छोटा होगा, राइट। तो इस प्रॉपर्टी को हम एक राइट एंगल ट्राइंगल में भी वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। यहां पर एंगल बी पर 90 डिग्रीज है, राइट। अब देखो भाई, मैंने आपसे जो प्रॉपर्टी अभी अभी डिस्कस की उसके अकॉर्डिंग मुझे पता है कि एंगल जितना बड़ा होगा उसके सामने वाला साइड उतना ही बड़ा होगा। अब अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं तो हमें पता है तीनों एंगल में से कोई एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल में। तो यहां पर ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी पर 90 डिग्री है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो बचे हुए जो दो एंगल्स हमारे पास है उनकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है। यहां पर आप समझ पा रहे होगे कि सपोज अगर मैं एंगल सी को 91 डिग्री ले लूं तो ये तो गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम वो 180 होना चाहिए। तो अगर मैं एंगल सी को 91 डिग्री ले लूं या फिर 90 से बड़ी कोई सी भी मैं वैल्यू ले लूं तो यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी हमारी वायलेट हो जाती है, क्योंकि यहां पर देखो इन दोनों का सम ही 180 प्लस हो जाएगा। तो ये तो गलत है, राइट। तो हमें एक बात पता चली कि इस एंगल को हम 90 से बड़ा नहीं ले सकते, राइट। तो क्या हम इसे 90 ले सकते हैं? देखो इसे हम 90 डिग्रीज भी नहीं ले सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम इस एंगल को 90 डिग्रीज ले लेंगे तो उस केस में एंगल बी और सी को ऐड करने पर ही 180 हो गया। तो तीसरा एंगल को उस केस में 0 डिग्रीज होना पड़ेगा, है ना। और कोई भी एंगल अगर यहां पर देखो कोई भी दो लाइंस के बीच में अगर 0 डिग्री बन रहा है ना तो उसका मतलब कुछ ऐसा होता है। ये वो एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर अगर मुझे एक 0 डिग्री का एंगल बनाना है ना तो वो इसके ठीक ऊपर आएगा कुछ इस तरह से, राइट। अगर 1 डिग्री भी यहां पर हो गया ना तो थोड़ा सा यहां पर उठा हुआ आपको मिलेगा कुछ ऐसा, कम से कम यहां पर 1 डिग्री के लिए। 0 डिग्री पे बिल्कुल ओवरलैप हो जाएगा वहां पर वो रेड वाला दूसरा लाइन, राइट। तो यहां पर अगर मैं 0 डिग्री ले लूं तो उसका मतलब होगा कि ये वाला जो साइड है और ये वाला जो साइड है वो एक दूसरे पर कोइंसाइड कर जाएंगे, तभी तो वहां पर 0 डिग्री बनेगा। और ये दो लाइंस अगर एक के ऊपर एक आ गए तो यहां पर ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, राइट। तो इससे हमें पता चला कि एंगल को हम 90 भी नहीं ले सकते। तो अब हमें क्या लेना पड़ेगा? देखो इसे मैं मैक्सिमम जो है ना इसे मैं 89 डिग्रीज ले सकता हूं। उस केस में ये तीसरा एंगल 1 डिग्री होगा। अब यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो रही है और 1 डिग्री एंगल होने के कारण इन दोनों में कुछ ना कुछ एंगल तो यहां पर बन रहा है, एक दूसरे पर बिल्कुल ही ये दोनों ओवरलैप नहीं हो रहे होंगे, राइट। तो ये मैक्सिमम एंगल्स हो सकती हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल में। एक को मैं 90 ले लूं तो बचे हुए दो एंगल्स 89 और 1 हो सकते हैं। इसके अलावा 89 से आप छोटी कोई सी भी वैल्यू ले सकते हो, उसके केस में एंगल ये आपका बदलता जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप एंगल सी को सपोज 60 डिग्रीज ले लोगे तो उस केस में एंगल ए 30 डिग्रीज हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप एंगल की वैल्यूज को चेंज कर सकते हो, लेकिन
अगर मैं एंगल ए और एंगल सी की मैक्सिमम वैल्यूज की बात करूं तो वो 89 डिग्रीज और 1 डिग्रीज हो सकते हैं भाई। कहने का मतलब ये है कि एक एंगल को छोड़ करके, ये जो बी हमारा 90 डिग्री है, इसे छोड़ करके बचे हुए दो एंगल्स में से कोई एक एंगल की मैक्सिमम वैल्यू 89 डिग्री हो सकती है। ठीक बात है भाई। अब देखो यहां पर अब हम वो प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं जो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले सीखी कि एंगल जितना बड़ा उसके सामने वाला साइड उतना बड़ा। अब देखो इस राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल एंगल बी पर है, इतनी बात क्लियर है। तो क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा एंगल बन रहा है तो इसके सामने वाला जो साइड होगा AC, इस साइड की लेंथ सबसे ज्यादा होगी। इसमें तो होपफुली आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अब तो यहां पर मैं लिख रहा हूं AC जो है ना ये बड़ा हो जाएगा किस किस साइड से। हमें पता है कि 89 के सामने जो है साइड AB, AC AB से बड़ा होगा और AC जो है वो BC जो एंगल A के सामने वाला साइड है उससे भी बड़ा होगा, है ना। और ये प्रॉपर्टी होपफुली आपको याद होगी, ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ रखा है। क्लास 9th में हमें एक थ्योरम कराई जाती है कि 90 डिग्री वाला जो वर्टेक्स है ना उसके सामने वाला जो साइड है उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं, और हाइपोटेनस एक राइट एंगल ट्राइंगल का सबसे लंबा साइड होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वाला वर्टेक्स सबसे बड़ा एंगल होता है, तो इसके सामने वाला साइड स्वाभाविक है कि सबसे बड़ा साइड होगा, है ना। तो अब देखो यहां पर हमें इतनी बात तो क्लियर हो गई कि हाइपोटेनस जो होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल में वो बेस से भी बड़ा होता है और परपेंडिकुलर से भी बड़ा होता है। अब आइए हम क्वेश्चन पर वापस चलते हैं। तो देखो अगर मैं स्टेटमेंट 1 की बात करूं तो यहां पर हमें कहा गया है द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी कि tan A आप किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर निकालोगे तो उसकी वैल्यू, उसका जो रेशियो होगा वो हमेशा 1 से छोटा आएगा। अब इसके ऊपर थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, यहां पर एंगल B पर 90 डिग्रीज है, इतनी बात क्लियर है। क्योंकि एंगल B पर 90 डिग्रीज है तो इसके सामने वाला साइड AC ये हाइपोटेनस होगा। अगर सपोज हम एंगल C की बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाला साइड AB ये परपेंडिकुलर होगा, बचा हुआ साइड बेस हो जाएगा। अब देखो अगर मुझे इस एंगल C के लिए tan निकालना है, वैसे tan A के टर्म से बात हो रही है ना, तो एक काम करते भाई इसको हम A ले लेते हैं ताकि एंगल A के टर्म से हम बात कर पाए, और उस केस में इसे मैं C ले लेता हूं, ठीक है। अब देखो अगर मैं tan A आपसे निकालने को कहूं तो tan होता क्या है? tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। परपेंडिकुलर यहां पर देखो परपेंडिकुलर BC है, बेस AB है। अब BC और AB की वैल्यू मैं आपको कुछ कुछ देता हूं ताकि आप यहां पर tan A कैलकुलेट कर पाओ। एग्जाम्पल के लिए अज्यूम करो कि अगर परपेंडिकुलर सपोज 3 सेंटीमीटर का है और जो बेस है वो 4 सेंटीमीटर का है ना। उस केस में यहां पर अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपको AC की वैल्यू मिल जाएगी 5 सेंटीमीटर, इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहां पर अगर मैं tan A निकालूं तो मुझे परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, बेस हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, फाइनल रेशियो आ जाएगी 3/4। अब अगर आप 3/4 को डिवाइड करो तो आपको जो वैल्यू मिलेगी ना वो 0 पॉइंट समथिंग मिलेगी, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 1 से छोटी हो गई। और हमें स्टेटमेंट में बोला भी वैसा कुछ है, अगर tan A की वैल्यू है तो वो 1 से छोटी होगी। इतनी बात तो अभी तक तो सही लग रही है ना। लेकिन अगर मैं यहां पर वैल्यूज को चेंज करूं तो देखो यहां पर क्या होगा। पहले तो मैं इसे क्लियर कर लेता हूं। अब देखो दूसरे केस में मैं क्या कर रहा हूं, परपेंडिकुलर को मैं 4 सेंटीमीटर ले लेता हूं। यहां पर परपेंडिकुलर को मैंने ले लिया 4 सेंटीमीटर और उस केस में बेस को मैं ले रहा हूं 3 सेंटीमीटर, है ना। अभी भी AC आपका पाइथागोरस थ्योरम से 5 सेंटीमीटर ही आएगा, लेकिन tan A की वैल्यू बदल जाएगी। क्योंकि देखो अब की बार परपेंडिकुलर आपका क्या है, ये 4 सेंटीमीटर है और बेस आपका 3 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, वैल्यू आ जाएगी 4/3। अब 4/3 को जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1 पॉइंट समथिंग, ना कि 0 पॉइंट समथिंग, है ना। तो ये 1 से बड़ी हो गई ये वैल्यू। और ये किस केस में हुआ, जब हमने परपेंडिकुलर को बेस से बड़ा ले लिया। इसका मतलब ये है कि क्योंकि tan A परपेंडिकुलर बाय बेस होता है तो न्यूमरेटर को अगर हम बड़ा ले लेंगे डिनोमिनेटर से, उस केस में वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। और अगर हम न्यूमरेटर यानी कि परपेंडिकुलर को बेस से डिनोमिनेटर से छोटा ले लेंगे, उस केस में वैल्यू 1 से छोटी आएगी, है ना। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि tan A हमेशा 1 से छोटा होता है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि हमेशा तो नहीं होता। हमने देखा कि इस केस में जब परपेंडिकुलर हमारा बड़ा है तो उस केस में tan A की वैल्यू कितनी आ रही है, ये 1 से बड़ी आ रही है। जब परपेंडिकुलर बेस से छोटा था उस केस में ये स्टेटमेंट सही है, राइट। पर क्योंकि यहां पर कहा गया कि हमेशा ऐसा होता है तो इसके कारण से, हमेशा कहने के कारण से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा।
होपफुली आप समझ पाए होगे। तो स्टेटमेंट 1 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। इसकी जस्टिफिकेशन आप ये दे दोगे कि जिस केस में परपेंडिकुलर बेस से छोटा होगा उसी केस में tan a 1 से छोटा आएगा, और अगर परपेंडिकुलर बड़ा हो जाए बेस से तो वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। ठीक बात है भाई। अब देखो, अगर मैं स्टेटमेंट 2 की बात करूं तो यहां पर हमें दिया गया है सेक ए की रेशियो 12/5 दी गई है किसी एंगल ए के लिए, है ना। तो देखो सेक ए, इस एंगल ए के लिए अगर मैं सेक निकालूं तो ये होता क्या है, सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस, है ना। इसकी रेशियो हमें दी गई है 12/5। इतनी बात क्लियर है। तो हाइपोटेनस की एग्जैक्ट लेंथ और बेस की एग्जैक्ट लेंथ हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए फिर से हमें एक वेरिएबल के को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो हाइपोटेनस हमारा AC है, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 12K, और बेस हमारे पास है 5K। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, बेस हमारे पास है 5K। तो अब देखो AC और AB को अगर मैं आपसे कंपेयर करने के लिए कहूं तो आप यहां पर बोल सकते हो ना कि 12K ये वैल्यू बड़ी है 5K से, है ना। और 12K था क्या, ये तो हमारा हाइपोटेनस था, तो ये बड़ा हो जाएगा बेस से, है ना। और ये स्टेटमेंट सही है, हाइपोटेनस बेस से बड़ा तो होता ही है। हमने देखा राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में कि हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर दोनों से ही बड़ा होता है, तो यहां पर हाइपोटेनस को बेस से बड़ा कहना तो सही है ना, राइट। तो इसलिए सेक ए की वैल्यू अगर 12/5 दी गई है तो यहां पर यह वैल्यू सही है, क्योंकि इस केस में हाइपोटेनस को बेस से बड़ा दिखाया गया है, राइट। तो स्टेटमेंट 2 हमारा हो जाएगा ट्रू। अब देखो अगर मैं स्टेटमेंट 5 की बात करूं ना तो यहां पर हमें दिया गया है कि साइन थीटा की वैल्यू हमें 4/3 दी गई है। अब देखो किसी एक एंगल को मुझे थीटा लेना पड़ेगा। मैं यहां पर एज्यूम कर रहा हूं कि ये जो एंगल है ना, इसी को मैं थीटा ले लेता हूं। इसके केस में अगर मुझे साइन थीटा निकालना है, साइन होता क्या है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और इसकी रेशियो हमें क्वेश्चन में कितनी दी गई है, ये दिया गया हमें 4/3। इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की, उन्हें निकालने के लिए हमें के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। के से यहां पर हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो परपेंडिकुलर आपका कितना आ गया, ये आ गया 4K। यहां पर आप देख सकते हो परपेंडिकुलर इज 4K, और हाइपोटेनस आपका आ गया कितना, दिस इज 3K। तो यहां पर देखो गड़बड़ हो गई, क्योंकि हाइपोटेनस की वैल्यू 3K है, परपेंडिकुलर की वैल्यू उससे बड़ी दिखा रखी है ना। परपेंडिकुलर को यहां पर 4K लिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग तो हम कह सकते हैं कि 4K बड़ा है 3K से। 4K है क्या, ये तो परपेंडिकुलर है, ये बड़ा हमें बताया गया है हाइपोटेनस से, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है, वो परपेंडिकुलर से हमेशा बड़ा होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में। तो यहां पर यह कहना कि परपेंडिकुलर बड़ा है हाइपोटेनस से, यही इस स्टेटमेंट को गलत साबित कर देता है। आप जस्टिफिकेशन में ये लिख सकते हो कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द परपेंडिकुलर, और यहां पर उसके ठीक उल्टी बात कही गई है। यहां पर कहा गया है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट नंबर 5 ये क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट भी हो जाएगा फॉल्स। ठीक बात है भाई। अब देखो अगर हम स्टेटमेंट 3 की बात करें तो यहां पर हमें कहा गया है cos A इज द अब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल A। अब ये बात तो गलत है भाई, क्योंकि आपको पता है किसी एंगल A के लिए कोसिकेंट जो होता है, कोसिकेंट, इसका अब्रीविएशन यानी कि शॉर्ट फॉर्म वो cos A नहीं होता, वो होता है कोसेक A, है ना। cos A किसका शॉर्ट फॉर्म है, cos A शॉर्ट फॉर्म होता है कोसाइन ऑफ एंगल A, है ना। कोसाइन ऑफ एंगल है, इसका शॉर्ट फॉर्म cos A होता है। यहां पर हमें कहा गया है कि cos A शॉर्ट फॉर्म है कोसिकेंट का, तो ये तो गलत हो गया भाई, है ना। तो स्टेटमेंट 3 हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 3 भी हमारा हो जाएगा फॉल्स। अब हम आखिरी स्टेटमेंट 4 की बात कर लेते हैं। यहां पर हमें कहा जा रहा है cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। तो यहां पर हमें कहा जा रहा है ये जो cot A मैंने लिखा एंगल A के लिए cot, तो इसका मतलब ये है cot इंटू A, इन दोनों का प्रोडक्ट यहां पर हो रहा है, ऐसा हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट में बताया गया है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है भाई। गलत क्यों है, क्योंकि देखो यहां पर ये लिखने का तरीका बस है cot A, इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों के बीच में यहां पर प्रोडक्ट नहीं हो रहा होता, इसे सिर्फ लिखा जाता है इस तरह से, और इसका मतलब यह होता है कि एंगल A के लिए cot की रेशियो क्या होगी, है ना। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा होता यहां पर, इनफैक्ट इन दोनों की इंडिविजुअली कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर आप कहीं पर सिर्फ कॉट लिखोगे ना तो उसका कोई मतलब नहीं है, राइट। कॉट को आपको किसी एंगल के साथ ही लिखना पड़ेगा, कॉट ए, कॉट बी, कॉट सी, कॉट थीटा, कुछ भी लिख लो, पर आपको किसी एंगल के साथ लिखना पड़ेगा कॉट को। कॉट अकेले इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती, है ना। और कॉट को जिस एंगल के साथ आप लिखोगे
कॉट का उस एंगल से प्रोडक्ट नहीं हो रहा होता, वो सिर्फ लिखने का तरीका होता है कि उस एंगल के टर्म्स में कॉट का रेशियो क्या होगा, है ना। तो यहां पर ये जो बात लिखी गई है कॉट ए, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ये यहां पर स्टेटमेंट को गलत कर दे रहा है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 4 भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा फॉल्स, राइट। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 8.1 ये पूरा कंप्लीट हो गया। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एक बार इस पूरे एक्सरसाइज को खुद से सॉल्व कर लो, ताकि यहाँ पर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएं। और अगर आपको कोई डाउट्स तब भी रह जाती है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, राइट। तो होपफुली इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।